टीएसजी पेश करते हैं 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन। स्टार्ट। महोदय, इसके बाद इसकी क्षमता इस प्रकार बढ़ाने का प्रस्ताव है कि लगभग 1970 तक नहर 18,500 क्यूसेक पानी ले जा सके। इस पूरी अवधि में हम राजस्थान नहर को दिए जाने वाले पानी की मात्रा क्रमशः बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ अंश तक यह ब्यास योजना नामक दूसरी योजना पर भी निर्भर होगा। यद्यपि इस अवधि में राजस्थान नहर को बढ़ा हुआ पानी मिलता रहेगा, लेकिन पूरी मात्रा में पानी ब्यास योजना पूरी होने पर ही मिलेगा। चूँकि हम पाकिस्तान की काफ़ी सहायता कर रहे हैं, अतः विश्व बैंक ने ब्यास बांध के निर्माण में हमारी सहायता करने का वचन दिया है। संधि में एक अस्थायी सिंधु आयोग की व्यवस्था है, जिसमें भारत और पाकिस्तान के आयुक्त होंगे। संधि संबंधी सब मामलों के प्रति प्रत्येक आयुक्त अपनी सरकार का प्रतिनिधि होगा और संधि के कार्यान्वयन से संबंधित सब मामलों में नियमित संपर्क सूत्र का काम करेगा। अस्थायी सिंधु आयोग दोनों पक्षों के मतभेदों को दूर करने के लिए प्राथमिक कार्रवाई करेगा। संधि में एक निष्पक्ष विशेषज्ञ की भी व्यवस्था है, जिसके समक्ष तकनीकी मतभेद समाधान के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। संधि की व्याख्या संबंधित मुख्य विवादों का निपटारा करने के लिए एक मध्यस्थ न्यायालय की व्यवस्था की गई है। मोटे तौर पर यही स्थिति है। पूर्ण विराम चेंज। यह वास्तव में एक अद्वितीय अवसर और स्मरणीय दिन है। निश्चित रूप से इस बात में स्मरणीय कि भारत और पाकिस्तान को जो एक कठिन और जटिल समस्या कई वर्षों से परेशान कर रही थी, संतोषजनक ढंग से हल हो गई है। यह इसलिए भी स्मरणीय है क्योंकि यह हमारे दोनों देशों के और दूसरे देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय बैंक के सहकारी प्रयास का असाधारण उदाहरण है। राष्ट्रपति महोदय और अंतर्राष्ट्रीय बैंक के प्रतिनिधि, मैं भारत की ओर से आपको बधाई देता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपने पिछले वर्षों में कितना परिश्रम किया है। हर प्रकार की कठिनाइयों के अतिरिक्त आपके धैर्य और दृढ़ता पर मुझे आश्चर्य हुआ है। यह समझौता स्मरणीय है क्योंकि इससे पाकिस्तान और भारत में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को, किसानों और दूसरे लोगों को राहत मिलेगी। अनेक वैज्ञानिक सुधारों के बाद भी हम सब अच्छी मिट्टी और अच्छे पानी पर निर्भर हैं, और इन दोनों के मेल से किसान और संबंधित देश खुशहाल होते हैं। हमने सिंधु नदी तंत्र के पानी को सर्वोत्तम ढंग से इस्तेमाल करने की कोशिश की है। पूर्ण विराम चेंज। महोदय, जब देश
स्वतंत्र हुआ तो उस समय देश में अनाज की कमी थी तथा हमें अपने देशवासियों का पेट भरने के लिए गेहूं का आयात भी करना पड़ता था। खाद्यान्नों की इस कमी को दूर करने के लिए देश में हरित क्रांति लाई गई। फलस्वरूप भारत खाद्यान्न उत्पादन में न केवल आत्मनिर्भर हो गया बल्कि अब विभिन्न कृषि उपजों को निर्यात करने की स्थिति में भी है। इस दिशा में पंजाब ने सर्वाधिक योगदान दिया। यहाँ के किसानों की मेहनत का परिणाम है कि देश के खाद्यान्न भंडार में पंजाब द्वारा प्रतिवर्ष 60% से अधिक गेहूं तथा चावल का योगदान दिया जाता है। जहां पंजाब में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा है, वहीं रह रहकर इस प्रकार की खबरें भी आती रहती हैं कि प्रदेश में सिंचाई के लिए नलकूपों का अधिकाधिक उपयोग किए जाने से भूमिगत जल स्तर घटता जा रहा है। अत्यधिक उर्वरकों से भूमि की उर्वरा शक्ति घटती जा रही है तथा यह आशंका प्रकट की जाने लगी है कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो किसी दिन यहाँ की भूमि बंजर हो जाएगी। खरपतवारनाशकों के भी अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण को हानि पहुँच रही है। कई बार हमारे किसानों को विदेशों में कृषि की नई तकनीकों की जानकारी प्रदान करने के लिए ले जाया जाता है। इसी संबंध में पंजाब के किसानों का एक दल पिछले दिनों इजरायल भी गया था, लेकिन विडंबना यह है कि विदेश जाने वाले किसानों में आमतौर पर वे संपन्न किसान होते हैं जो अपने हाथ से खेती बाड़ी का काम नहीं करते। उनका इस प्रकार की विदेश यात्राओं पर जाना एक प्रकार से सैर सपाटे की तरह ही होता है। वे वहाँ जाकर जो कुछ भी देखकर आते हैं उसका देश की कृषि के विकास से अधिक उपयोग नहीं हो पाता है। पिछले दिनों अमृतसर ज़िले के जगदेव कला गांव के एक किसान मित्र मिलने आए। उन्होंने बताया कि कुछ दिनों पूर्व कृषि विश्वविद्यालय के कुछ विशेषज्ञों को उन्होंने अपने गांवों में आमंत्रित किया तथा एक विचार गोष्ठी की, जिसमें उन्होंने आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के किसानों के बच्चों तथा किसानों को भाग लेने के लिए बुलाया ताकि उनको उर्वरक, कीटनाशक तथा अन्य फसलों के बारे में नवीनतम जानकारी प्रदान की जा सके। यह गोष्ठी शहरों में आयोजित होने वाली संगोष्ठी की तरह नहीं थी। पूर्ण विराम समाप्त।